हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं आपके ये जो क्वेश्चन पेपर है वो प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके पर्यावरण अध्ययन यानी जो एनवायरनमेंट स्टडी है या ईवीएस है उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो देख रहे हैं। ये आपका सिलेबस था 2022 वाला, और यही रहने वाला है आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है जो जनवरी में 2025 के अंतर्गत। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो किस प्रकार पूछे जाएंगे वो ध्यान रखिएगा। जो लास्ट की 2 यूनिट हैं ये तो आपकी आप ऐसे बोल सकते हैं टीचिंग मेथड या पेडागोजी से संबंधित है, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 फर्स्ट यूनिट से और 5 ही सेकंड, यानी ये 2 यूनिट होती हैं टीचिंग मेथड की। ये टॉपिक दे रखे हैं इनसे संबंधित, बाकी जो सभी टॉपिक हैं इनसे पूछे जाते हैं आपके यहाँ तक पर्वतारोहण दे रखा है ना यहाँ तक, तो इनसे 20 क्वेश्चन, इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखो, परिवार से भी क्वेश्चन बना है इस पेपर में, वस्त्र और आवास से बना है, व्यवसाय से भी बना है, और ये हमारी सभ्यता एवं संस्कृति यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, लोक देवताओं को लेकर। इनके अलावा जो परिवहन है ना यहाँ से भी बना है क्वेश्चन, लेकिन वो डिलीट कर दिया था। उसके अलावा देखभाल से संबंधित यहाँ पे आप कहेंगे जो रोग हैं उनसे संबंधित जो डेंगू रोग है वो भी पूछा गया है। ठीक है। सजीव जगत की बात करें तो इनमें संरक्षण से संबंधित जो कृषि पद्धतियाँ होती हैं उन्हें से क्वेश्चन बना है। इनके अलावा जल से भी क्वेश्चन बना है, और इनके अलावा आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ग्रह हैं उनसे संबंधित, अब पृथ्वी ग्रह मन से ये कि अंतरिक्ष से संबंधित बना है एक क्वेश्चन। ठीक है, वो भी देख लेंगे, यानी सौर परिवार कह सकते हैं या सौर मंडल। इसके अलावा एक पर्वतारोहण से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो भी इंक्लूड करेंगे, तो वो आपके जो कंटेंट के हैं वो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हैं। ठीक है, तो टीचिंग मेथड में तो देखो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कहाँ से पूछे हैं। जैसे कि आप इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो देखो, जैसे हम बात करें पहली यूनिट में से, जैसे कि इसमें से पूछा गया था। एक तो ये इसमें मूल्यांकन कहाँ है, एक तो मूल्यांकन से पूछा गया था। ठीक है, और इसके अलावा एक आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी से पूछा गया है एक क्वेश्चन, एक सहायक सामग्री से पूछा है, और इसके अलावा एक क्रियाकलाप से संबंधित पूछा गया है। तो आप ऐसे करके देखो, और मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, वो मैं क्वेश्चन देखूंगा तभी बता पाऊंगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। मैं तो ओवरऑल बताया था किन टॉपिकों से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो ये है आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखिएगा। जैसे यहाँ पे रबी की फसल के उदाहरण पूछे हैं, कौन सा होगा इसमें से। तो ओवरऑल देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी अलसी है ना, ये आपकी रबी की फसल का एक उदाहरण होगा। बाकी मक्का है, सोयाबीन है, और आपकी मूंगफली है, ये आपकी खरीफ की फसल के उदाहरण हो जाएंगे। इनके अलावा और भी ध्यान रख सकते हैं, एक तो चावल भी होती है, एक चबला भी होती है, ये इसी के अंडर में आएगी। और इनके अलावा और क्या याद रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं की बात करूँगा। ठीक है, जैसे कि अरंडी, अरंडी बोलते हैं या अरंडी कुछ भी कह लीजिएगा, एक ये हो जाएगी। और इसके अलावा सोयाबीन ये हो ही गई, मूंगफली हो ही गई, मक्का ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी हम रबी की फसल की बात करें तो रबी के 2-3 उदाहरण याद रख सकते हैं अगर रख पाओ तो आप। एक तो अलसी हो गई ये, एक सरसों के अलावा एक सरसों जैसी होती है राई, एक वो याद रख सकते हैं, एक सूरजमुखी ध्यान रख सकते हैं, और क्या है याद रख सकते हैं, एक तारा मीरा, एक ये वाला ही ध्यान रख सकते हैं। यानी ये रबी के आने को तो और भी आती हैं, जैसे सौंफ हो गई, जीरा हो गया, मसूर हो गई, मेथी, जौ, ये सभी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप देखेंगे इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर, यानी जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना होता है और सुधार करना होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अनुशासन बनाना ये भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है ये। परीक्षा करवाना ये तो सिस्टमेटिक तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि मूल्यांकन के अकॉर्डिंग परीक्षा करवाई जाए। ये तो डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर उद्देश्य बताना है। हाँ, होने को तो परिचय होती है इसके अंतर्गत, लेकिन हमें उद्देश्य बताना है मेनली। चक्र ये है कि हमें इन प्रश्न पत्रों को बनवाना, ये बाद की बात है,
पहले हम मूल उद्देश्य के अकॉर्डिंग कहेंगे कि बच्चों की उपलब्धि जानना, यानी जो अधिगम करता है, और उनके जो भी कमी आ रही है उसमें सुधार करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट है अब बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व तो नहीं होगा। तो देखो खेल हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, लेकिन इनएक्टिव नहीं आएगा किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 124 नंबर। प्राचीन काल में संदेशों का संचार है वो हम किस माध्यम से करते थे। तो देखो उस टाइम पे फैक्स चलते नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, न टेलीफोन था, पर क्या था, ये आपका मैसेंजर हो जाएगा, ये वो वाला नहीं है फेसबुक वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये उस टाइम पे प्राचीन काल में कबूतर, तोते, अन्य साधनों का भी उपयोग करते थे, मनुष्य को देने भी ज़्यादा करता था। तो उस टाइम की बातें हो रही, तो उस टाइम की उसे प्रदर्शित करने या उसे इंडिकेट करने के लिए हम हर यहाँ पे लिख रहे हैं ना मैसेंजर, इसका उपयोग करते थे, इसे हिंदी में कहते थे हर कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे पहले भी रीड वगैरह हुई है, उनमें भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से श्रव्य द्रव्य यानी श्रव्य और दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसमें से टेलीविज़न नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं इसे। बाकी रेडियो श्रव्य में आएगा, टैप रिकॉर्डर श्रव्य में आएगा, बुलेटिन बोर्ड तो दृश्य में आएगा, जिसमें हम कोई न्यूज़ वगैरह है वो चस्पा देते हैं या चिपका देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आप देख पा रहे होंगे 126 नंबर। इसमें पूछा था फूलडोल का मेला वो कहाँ पर आयोजित होता है या लगता है। तो ये आपके शाहपुरा में लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आपके पिताजी के साले की माँ, आपके पिताजी के साले, आपके पिताजी साले मतलब मामा, मामा की मम्मी यानी नानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह हो जाएगा। हालांकि देखा जाए जब आप भी देखते होंगे, ये आपके जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के पहला ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है बुध, फिर उसके बाद आता है आपका शुक्र, फिर उसके बाद आती है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। तो सबसे नज़दीक बुध होगा। ये तीनों ग्रह हैं, वो सॉरी चारों ग्रह हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक के साथ ये सभी ठोस ग्रह कहलाते हैं। और इसके बाद ग्रह आने वाले होंगे वो आपके कैसे होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद आएंगे, जो आएंगे इसके बाद जैसे बृहस्पति, फिर इसके बाद शनि, शनि के बाद है आपका अरुण, फिर वरुण। ये चारों होंगे वो आप ऐसे कह सकते हैं बाह्य कहलाएंगे, और जो चार शुरुआत के होते हैं आंतरिक कहते हैं। मंगल और चंद्र के मध्य में आपकी मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी ध्यान रखना। बाकी जो शनि है इसमें बलें पाई जाती हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये जल से भी हल्का होता है, और ये काफ़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी हम कहेंगे सूर्य के निकटतम होगा बुध ग्रह होगा। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अब की साल भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये चिन्ह किसका है ये बताइएगा। तो ये क्या है, कंप्लीट नहीं है ये चिन्ह, तो इस वजह से ये क्या है, ना तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये सकरी पुलिया है या पैदल यात्रा है, ये मतलब कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ट्रीट किया गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो पंचांग होता है वो शक हो जाएगा, राष्ट्रीय शक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी लोक देवता का संबंध है, वो लाचा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित था। तो ये परवसर नागौर यानी तेजाजी से संबंधित है, इनका जन्म हुआ था परवसर नागौर से संबंध रखते हैं ये। बाकी हम बात करें इनके अलावा जैसे रामदेव जी है, इनका जन्म हुआ था, हालांकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनका जो मेला भरता है वो फलौदी में भरता है, जैसलमेर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी फलौदी है वो डिस्ट्रिक्ट बना दी है, लेकिन इससे पहले है क्या थी, ये तहसील थी। अब भी तहसील है होने को तो, लेकिन अभी ये क्या है 50 जिले कर दिए, उसके अकॉर्डिंग ये नया जिला बनाए, ये ध्यान रखना है। और बाकी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बाड़मेर, और गांव का नाम था उड़ुका समेर। ठीक है, सही बताया ना ये रामदेव जी का। चलो इसके अलावा और भी देख लेते हैं, इसमें दे रखे हैं। जैसे कि इनमें और कौन से दे रखे हैं, एक तो आपका गोगा जी भी दे रखा है। तो गोगा जी की बात करें, गोगा जी का जन्म हुआ था आपके ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू। ठीक है,
और इनके अलावा एक और दे रखे पापू जी, ये ऊँटों के देवता कहलाते हैं, या गौरक्षक के देवता, या प्लेग रक्षक। तो इनका जन्म हुआ था कोडू जोधपुर में, ठीक है, यानी कोडू जोधपुर में। ददरेवा चूरू में गोगा जी का, रामदेव जी का जो उड़का समय रहे बाड़मेर में, और तेजा जी का संबंध है वो आपकी पर्वतसर नागौर से है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह को चुनिएगा। जैसे कि हम बात करेंगे सड़क मार्ग की बात कर रहा है, तो सड़क पर बस चलती है, ट्रक भी चलता है और ई रिक्शा भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस रोग के कारण है रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। जहाँ पर भी प्लेटलेट्स कम आने की बात आ जाए तो आप समझना कि आपके जो आरबीसी में है प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, यानी आप ब्लड बोल सकते हैं अंदर, तो उसमें डेंगू की कमी से होता है ऐसा। डेंगू की कमी मीन्स ये है कि डेंगू के काटने से आपके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या है वो घट जाती है, तो ये डेंगू से संबंधित है। बाकी चिकन पॉक्स ये वायरस जनित है। डायबिटीज तो जानते होंगे, ये आपके मधुमेह जो मीठा वगैरह खाने से या इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। बाकी अमीबियासिस है ना, ये अमीबाइसिस दे रखा है, लेकिन हालांकि इंग्लिश देखिएगा अमीबियासिस है। ये आपकी प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, इसमें दस्त वगैरह यानी पेचेस वगैरह हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर, ये सिंपल है, भीलवाड़ा कहलाएगा। जो इससे संबंधित अभी हमने फूल डोल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो यहीं मनाया जाता है भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है सोनार दुर्ग, जैसे गोल्डन टेम्पल भी, सॉरी टेम्पल क्यों बोलेंगे, गोल्डन फोर्ट बोलते हैं सोनार किला। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, यानी आप जैसलमेर में है ये स्थित, ठीक है। ध्यान रखना ये तो होता है सोनार दुर्ग, यानी गोल्डन टेम्पल हो जाएगा। एक शायद स्वर्ण के नाम से हो रहा था, स्वर्ण या सुवर्णगिरी ऐसे आता है, तो वो जालौर में, ये ध्यान रखना। ये रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी जो मेंस एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो राजस्थान में पाया जाता है बिश्नोई समाज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इनमें एक जाम्बो जी को याद रखना, जाम्बो जी आपके जो पर्यावरणविद कहलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके बिश्नोई समाज से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से बताइएगा कौन सी जयंती है चुनिएगा जो चैत्र मास शुक्ल की चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो वो महावीर जयंती मनाई जाती है। और यही सेम यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की बात करें, ठीक है, या पूर्णिमा बोले, तो उस टाइम पे फिर मनाई जाती है हनुमान जयंती। यही माह होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा को कौन सी, हनुमान जयंती। और बाकी चैत्र मास शुक्ल पक्ष 13 की बात करेंगे तो उस दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती है वो अभी निकल के गई है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और अम्बेडकर जयंती हमें मालूम नहीं है। इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो गया था। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी जो संकल्पना है उसी का नाम क्या है, उसे हम कुलह कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी जैसे सुरंगम, कट्टा, एरिस, ये अब विभिन्न विभिन्न राज्यों के नामों इसमें दे रखे हैं जहाँ पर भी ये संकलन किया जाता है। जैसे मुझे हिमाचल का मालूम है कुलह, बाकी ये भी याद रख सकते हैं कि वो मिलान में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। ये आपके अपनी जो गंगा नदी है उसे पुनर्जीवित करने के लिए, यानी उसे शुद्धिकरण करने के लिए जून 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी हरियाणा में जीबीटी यानी प्राइमरी की एग्जाम हुई थी, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मगरमच्छ है वो प्राणी जगत के किस संवर्ग में आता है। यानी बताइए वो पक्षी वर्ग में आएगा, जल स्थल चर में आएगा, सरीसृप में आएगा, मत्स्य में आएगा।
तो वो सरीसृप में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आपकी सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्य नगरी के नाम से आपके जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था और ये ऐसा क्वेश्चन था इसमें कि आपके 12th लेवल का था, ये मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वृद्धि हार्मोन हालांकि 9th में दे रखा है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनके लिए टफ होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन इनकी थोड़ी सी बात की जाती है। हालांकि जो ये फिर भी 10th तक अगर साइंस पढ़ी तो हो जाएगा कवर। इंसुलिन है, ये वृद्धि से संबंधित होता है, हमारे जो अंग वृद्धि से संबंधित। बाकी जो इंसुलिन है ये डायबिटीज से संबंधित होता है, यानी हमारे जो ब्लड होता है या खून होता है उसमें जो रक्त में जो शर्करा होती है ना, या शर्करा मीन्स ये कि चीनी हो सकती है या कोई ग्लूकोज अन्य चीज़ें हो सकती हैं, उसके स्तर का रेगुलेशन करता है, यानी नियमन करता है, यानी आप ऐसे कह सकते हो उसी संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन होता है, वो आपके जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन मीन्स ये का जो मेल होते हैं ना उनके लैंगिक लक्षणों का ये क्या करता है, नियमन या नियमन कह सकते हैं या रेगुलेशन करता है। और बाकी प्रोजेस्टेरोन ये महिला के लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है या रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए पहले का भी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खादी के बने वस्त्रों की कीमत व विशेष छूट कब दी गई थी? तो वो ये महात्मा गांधी के जो जन्म दिवस मनाया जाता है उसी दौरान, तो 2 अक्टूबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट के पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? हम जानते हैं कि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पर वायु दाब कम होता जाएगा, तो वो सांस लेने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा है एक अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? अजैविक का मतलब अबायोटिक की बात कर रहा है ये। तो देखो जो जीवित नहीं है वो हो जाएगा, इसमें से वायु है वो कह सकते हैं अबायोटिक है, या कह सकते हैं जीवित नहीं है, ठीक है। पादप जीवित होते हैं, जंतु भी होते हैं, जीवाणु होते हैं, लेकिन जो वायु है वो एक आपकी ऐसे कह सकते हैं अजैविक है और साथ ही साथ नॉन लिविंग है। आप इंग्लिश याद रखेंगे ना टर्म, इससे आसानी होगी। नॉन लिविंग, और ये तीनों के तीनों थे वो लिविंग थे, ठीक है, यानी जीवित प्राणी, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से रेशम कीट का भोजन क्या होता है या कौन सा है? हम जानते हैं इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो शहतूत की जो पत्तियाँ होती है ना उनमें पाए जाते हैं आपके, ठीक है। रेशम कीट की जो भोजन करते हैं वो रेशम तूत की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, तंबाकू में कौन सा एल्किनॉइड पाया जाता है? तो इसमें निकोटिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हालांकि ये 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना उसमें भी दे रखा है, और माधव से चबूट की बुक दे रखी है उसमें भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, रेबीज रोग का कारक क्या है? इसमें वायरस से संबंधित होगा, बाकी बैक्टीरिया होगा नहीं, प्रोटोजोआ होगा नहीं, माइकोप्लाज्मा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण क्या होगा? कपास की बात करें तो ये तो आपके प्लांट से प्राप्त होती है। पॉलीएस्टर है, ये आपका सिंथेटिक होगा यानी कृत्रिम, कह सकते हैं नायलॉन भी कृत्रिम हो जाएगा। लेकिन जो रेशम है ना ये आपका जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 150 कि इनमें से बताइए कौन सा है जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? मानवीय स्रोत नहीं है, जैसे कि घरेलू बहिस्राव ये मानव के द्वारा होगा, और वाहित मल है ये भी आपका हो जाएगा, औद्योगिक बहिस्राव है ये भी संबंधित हो जाएगा। लेकिन है जो ह्यूमस पदार्थ होते हैं ना ये आपके प्लांट से संबंधित होते हैं। जब पत्तियाँ वगैरह गिर जाती हैं आपने पेड़ के नीचे देखी होंगी, थोड़ा बहुत दलदल जैसे बारिश वगैरह हो जाए तो वो सड़ सा जाता है ये, ठीक है। और इसमें फिर आपके जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर से ये आपका हम हमारे थ्रू नहीं होता है ये कह सकते हैं, यानी जो आपका जल का प्रदूषण है ये मानवीय स्रोत नहीं है, ये प्रोसेस आपकी नेचुरल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे या हमारे द्वारा नहीं प्रदूषित हो रही है, ये ऑटोमेटिक नेचुरल है वातावरण के अकॉर्डिंग। ये जब हम कहते हैं ना मिट्टी बनती है तो वो निश्चित तौर पर ह्यूमस के थ्रू भी बन जाती है। तो सड़े गले पेड़ पौधे
उन्हें यानी पेड़ पौधे तो नहीं बोलेंगे, उनकी पत्तियाँ बोलेंगे, उनसे थोड़ा बहुत मिट्टी मिल जाती है, थोड़ा और गीलापन हो जाए तो वही हो जाता है ह्यूमस। लेकिन ये है कि ह्यूमस किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है यानी उपयोगी होता है, तो ये आपकी जो मिट्टी होती है उसे उपजाऊ बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे केचुआ नहीं कर देता है सॉफ्ट, उस प्रकार है ये, आप ऐसे कह सकते हैं ह्यूमस है आपकी मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे थे 150 तक क्वेश्चन हो गए, ये आपके 30 क्वेश्चन आए थे। हालांकि इसमें से देखा जाए सभी सिंपल क्वेश्चन ही थे, आप आराम से इसमें से 25 प्लस ला सकते थे। एक आध दो क्वेश्चन है जिनकी जानकारी है नहीं होती है, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम ऑटोमेटिक पूछा था इसने, यानी रैंडमली था। और आपका एक क्वेश्चन था वो कौन से खादी के लिए विशेष छूट दी गई थी। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते हैं रैंडमली पूछे जाते हैं, यानी वो आपको खुद से भी अंदाजा नहीं होता है कि एग्जाम इस प्रकार के भी क्वेश्चन बना लेगा। बाकी सभी जनरल साइंस कुछ ईवीएस इस प्रकार के भी क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल हमने देखा है किस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। बाकी और भी हम देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे हिंदी, संस्कृत, सीडीपी हो गई आपकी, और इसके अलावा मैथ है, वो किस प्रकार के क्वेश्चन बने हम सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।